Hello everyone, welcome again to live session of Manulog classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu News Analysis. Today is 30th January 2024. So now we come to the first news and the first news is Soren untraced as ED team visit house over land fraud case. तो बेसिकली जो ये शिबू सोरेन ये हेमंत सोरेन है, ठीक है, ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं और इनके खिलाफ ईडी ने इनको समन जारी किया है regarding fraud in the with respect to the land case. अब यहाँ पर लेकिन ये ईडी को नहीं मिल पाए हैं, तो ईडी ने इनके जो दो रेजिडेंट्स हैं, एक दिल्ली में है और एक इनका झारखंड में है, वहां पर रेड की लेकिन इनको ये नहीं मिल पाए, हेमंत सोरेन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ब्रीफ समझेंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रिगार्डिंग, ठीक है, क्योंकि ये जो न्यूज है ये पॉलिटिकल न्यूज है तो वो हमारे को यूज की नहीं है। ठीक है, नाउ तो बेसिकली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ये एक विंग है टैक्स डिपार्टमेंट का, ठीक है, और इसका मेन पर्पज ये है कि अगर कोई पर्सन इकोनॉमिक ऑफेंस करता है विद रेस्पेक्ट टू द टैक्स और गवर्नमेंट टैक्स चेकर, ठीक है, देन दिस डिपार्टमेंट ऑफ ईडी हैज बीन गिवन वाइड पावर टू इशू समन। तो ये किसी को भी समन कर सकता है और उनसे पूछताछ कर सकता है, और अगर पूछताछ के बाद इसको ऐसा लगता है कि वो पर्सन किसी भी प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है, या उसने टैक्स इवेजन किया है या उसने कोई भी अदर इकोनॉमिक ऑफेंस किया है, देन ईडी हैज राइट टू अरेस्ट दैट पर्सन। तो ईडी के पास ये राइट है कि ईडी उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। अब ये जो यहाँ पर कोर्ट का इंटरफेयर काफी कम है, तो ईडी की इस पावर को चैलेंज किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ईडी को ये जो पावर दी गई है दिस इज आर्बिट्ररी पावर। आर्बिट्ररी पावर का मतलब ये है कि इस पर कोई चेक और बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो ईडी अपने मन से किसी भी पर्सन को सम्मन देती है, ऐसा एलिगेशन थे कुछ लीडर्स के, और ये फिर उसको हराश करती है उस पर्सन को, ठीक है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जो ये पावर दी गई है समन इशू करने की, इसको अपहेल्ड किया था और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि दैट द पावर ऑफ ईडी टू अरेस्ट अ पर्सन और टू इशू समन अ पर्सन इज लीगली वैलिड पावर है। तो अभी तक ये जो पावर जिसको चैलेंज किया गया था वो ईडी के पास अभी पावर है, ठीक है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। इन टॉप कोर्ट डीजीपी plays bid to paint तमिलनाडु गवर्नमेंट एज एंटी हिंदू। तो बेसिकली जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उनके खिलाफ कुछ इस तरह के एलिगेशन लगाए गए थे, और पर्टिकुलरली द सीएम ऑफ तमिलनाडु मिस्टर एम के स्टालिन, ठीक है, इनके खिलाफ कुछ इस तरह के एलिगेशन लगाए थे कि जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो इन्होंने ऐसे ऑरल ऑर्डर दिए थे कि उसको जो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उसका लाइव टेलीकास्टिंग हो रहा था पूरे देश में और आई थिंक पूरे संसार में, लेकिन उसको इन्होंने मना किया था, लेकिन ऐसा ऑरल ऑर्डर था, ठीक है, तो ऐसा कोई लिखित ऑर्डर नहीं था। तो बाद में इसको जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया कि स्टेट ऐसा नहीं कर सकता। अब क्यों चैलेंज किया गया, अब उसको मैं थोड़ा अभी आपको समझाता हूँ, पहले हम इस न्यूज को समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा है कि इस तरह का कुछ नहीं था, यानी कि मिस्टर एम के स्टालिन ने इस तरह के कोई ऑर्डर नहीं दिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो पेटिशनर हैं मिस्टर विनोद पेन्नेस्वरम, तो इन्होंने इसको पेटिशन फाइल की थी। नाउ क्वेश्चन ये है कि किस ग्राउंड पर ऐसा किया जा सकता है। देखिएगा, तो वैसे तो हमारा जो देश है
यहाँ पर दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो फेडरल स्ट्रक्चर का। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग है और स्टेट गवर्नमेंट की पावर अलग है, ठीक है। तो जब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करते हैं, और बोथ जो है दोनों काफी हद तक इंडिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी जो पावर है वो यूनिटरी हो जाती है, मतलब एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर इन कंपैरिजन टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एंड स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजन होते हैं दीज आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड पॉइंट ये है कि हमारे देश की जो प्रियम्बल है उसमें वर्ड लिखा गया है सेक्युलरिज्म। अब ये सेक्युलरिज्म वर्ड जो है ये इनिशियली प्रियम्बल में नहीं था और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, so it was added to our constitution by the 42nd constitutional amendment। इसको 42nd constitutional amendment के द्वारा गया था, इंसर्ट किया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? तो सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता और स्टेट सभी धर्मों को इक्वल रेस्पेक्ट देता है। तो अब जो पेटिशनर ने इसको चैलेंज किया गया ओरल ऑर्डर को, जो कि पेटिशनर का एलिगेशन था कि उन्होंने इस तरह का ओरल ऑर्डर दिया है कि जो लाइव टेलीकास्ट है उसको रोका जाए। तो यहाँ पर इस ग्राउंड पर इसको चैलेंज किया गया कि दैट इंडिया बीइंग ए सेक्युलर कंट्री और आप किसी एक धर्म, जैसे कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना ये हिंदुओं का एक बहुत बड़ा ओकेजन था, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट यानी कि तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती कि वो किसी एक स्टेट के अगेंस्ट या एक स्टेट मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट कुछ एक्शन ले, क्योंकि सेक्युलरिज्म कहता है कि स्टेट सभी धर्मों को इक्वल रेस्पेक्ट देता है और ना किसी पर्टिकुलर धर्म को वो प्रमोट करता है और ना किसी पर्टिकुलर धर्म को वो डिमोट करता है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। Banked on 2011's caste census report to revise BC list केरला। ठीक, तो केरला गवर्नमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऑर्डर दिया था कि आप 2011 के सेंसस के आधार पर, कास्ट सेंसस के आधार पर सर्वे करो और सर्वे करने के बाद जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उसको आइडेंटिफाई करो। अब ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा था उसको हम समझते हैं, फिर हम इस न्यूज पर आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा था कि देखिए हमारे देश में जो है एक आर्टिकल है 14 जो कि राइट टू इक्वलिटी की बात करता है और जो बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो लेकिन दो आर्टिकल और हैं, आर्टिकल 15 है और आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 15 जो बात करता है वो रिजर्वेशन की बात करता है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और आर्टिकल 16 जो बात करता है, आर्टिकल 16 बात करता है किसकी, रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब नौकरियों में रिजर्वेशन, ठीक है। अब जब नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाएगा तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जाता है हमारे आर्टिकल में, आर्टिकल 16 में, कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसको समझते हैं कैसे, देखिएगा जो हमारा देश है वो सभी लोगों का है, यानी कि जो भी देश में रहते हैं उन सभी लोगों का देश है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे देश को 5 कैटेगरी में, देश की जो पूरी पॉपुलेशन है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहली कैटेगरी है हमारी जनरल। तो जो जनरल कैटेगरी है, ठीक है, इनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। दूसरी कैटेगरी है हमारी, अब जनरल में से ही एक दूसरी कैटेगरी निकाली गई है EWS, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इन लोगों को 10% रिजर्वेशन मिलता है। तो जितने भी गवर्नमेंट की जॉब आएंगी हमारे देश में उसमें जो 10% रिजर्वेशन है वो EWS कैटेगरी के लोगों को मिलता ही मिलता है, ठीक है। नाउ दूसरी आती है हमारी OBC। तो OBC को 27% रिजर्वेशन मिलता है और फिर हमारे आते हैं SC और फिर हमारे आते हैं ST, ठीक है। इनको 15 और इनको 7.5% रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल
अगर हमारे देश में किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल इन द पुलिस डिपार्टमेंट 100 वैकेंसीज आती हैं, कितने वैकेंसीज आती हैं? 100 वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। अब 100 वैकेंसीज में से 27 जो रिजर्व होंगी वो ओबीसी के लिए रिजर्व होंगी। तो इस रिजर्वेशन को प्रॉपरली समझने के लिए अब ओबीसी में भी क्राइटेरिया है कि अगर ओबीसी का पर्सन है और उसकी एनुअल इनकम कितनी है? 8 लाख रुपए, तो दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज जनरल और वो फॉल करेगा क्रीमी लेयर में। अब क्रीमी लेयर क्या है कि ओबीसी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक क्रीमी लेयर और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन की एनुअल इनकम 8 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तब वो पर्सन, उसको क्रीमी लेयर में माना जाएगा और उस पर्सन को एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर में वो पर्सन कब फॉल करेगा? जब उसकी एनुअल इनकम मोर देन 8 लाख रुपीज हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर? दूसरा पॉइंट ये है कि जो पर्सन क्रीमी लेयर में फॉल करता है उसको किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलता। अब तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि आप ओबीसी लिस्ट को रिवाइज करें, यानी कि उन लोगों को देखें जो एक्चुअली ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में फॉल करते हैं, ठीक है। अब केरला स्टेट गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, ठीक है। अब उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि हम इसको पूरा नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ कोविड चैलेंजेस, ठीक है, और ये सर्वे नहीं हुआ। तो जनरली क्या है कि कास्ट सर्वे स्टेट गवर्नमेंट कराती है और इसका सर्वे का जो टाइम होता है जनरली वो 10 ईयर्स होता है, तो मतलब 10 साल में एक बार होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कराया। फिर उन्होंने कहा कि जो डेटा उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिसीव किया वो भी प्रॉपर नहीं था। तो इस बात पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी, नॉट टू डिसरिगार्ड, मतलब डिसरिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। और उनको फिर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो दी है वो 6 फरवरी 2024 दी है, ठीक है। तो ये आप समझे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, ठीक है। तो अभी एक हाई लेवल कमेटी बनी थी अंडर द प्रेसिडेंटशिप और चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। अब ये जो कमेटी बनी थी रामनाथ कोविंद जी के अंदर, ठीक है, इनके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर ये इस बात को देख रही है कि जो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन या हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हैं वो उनको एक साथ कराया जाए। अब एक साथ इलेक्शन कराने के कुछ बेनिफिट भी हैं और साथ ही साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बेनिफिट की बात करें तो इसमें पहला बेनिफिट है कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। जब हमारे देश में इलेक्शन होते हैं तो हमारे देश में पहली बात तो एक डेमोक्रेसी है जो कि प्रेम्बल में भी मेंशन की गई है। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब ये है कि हजारों करोड़ रुपए हमारे देश में जब इलेक्शन होते हैं तो सरकार के लग जाते हैं। अब अगर वही इलेक्शन बार बार होंगे तो हजारों करोड़ रुपए हर बार लगेंगे, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि जो पैसे तो वो टैक्स के पैसे हैं और टैक्स कौन देते हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया देते हैं। तो वो पैसा जो टैक्स का पैसा है जो कि वेलफेयर मेजर्स पर लगाया जा सकता था, वेलफेयर मेजर्स का मतलब है रोड बनाना, ट्रांसपोर्ट बनाना, एजुकेशन, है ना, प्रोवाइड कराना, स्कूल बनाना, इस तरह से वो पैसा किस पे लग रहा है? इलेक्शन पे लग रहा है, ठीक है। तो एक तो बेनिफिट इसका ये है कि कॉस्ट में रिडक्शन आएगा। सेकंड पॉइंट ये है इम्प्रूव्ड गवर्नेंस होगी। इम्प्रूव्ड गवर्नेंस का मतलब ये है कि जनरली इलेक्शन हमारे देश में जो है 5 साल के लिए होते हैं एक्सेप्ट राज्यसभा। अब अगर इम्प्रूव्ड गवर्नेंस कैसे होगी कि एक बार इलेक्शन हो गए तो फिर 5 साल तक वो सरकार काम करती रहेगी, ठीक है। तो उसमें इनस्टेबिलिटी नहीं आएगी, इनस्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर वो गवर्नेंस प्रॉपरली काम करेगी। जैसे आप देखते हैं कि अभी बिहार में जो है फिर से एक सरकार बदल गई, तो कहीं ना कहीं जो फ्रीक्वेंटली सरकारें बदलती हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी इनकन्वीनियंस कॉज करती है। सिमिलरली क्या होता है कि मान लिया जो जो पॉलिसीज हैं, जो स्कीम है जो प्रीवियस गवर्नमेंट की चल रही थी, अब जनरली क्या होता है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है और नई गवर्नमेंट आ जाती है तो वो डिसकंटिन्यू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो जो गवर्नेंस है उसको भी अफेक्ट करता है।
थर्ड पॉइंट ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब ये है कि जब इलेक्शन होता है इतने बड़े देश का, तो उसमें बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है इलेक्शन कमीशन के सामने कि इस तरह का इतना बड़ा इलेक्शन कंडक्ट कराना। तो अब अगर वन टाइम इलेक्शन होगा तो उनको एक बार में ही मतलब 5 साल में एक बार ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और बाकी वो 5 साल तक के लिए आराम से रहेंगे। अब इसके कुछ और चैलेंजेस भी हैं। चैलेंज क्या है? ओवरशेडिंग रीजनल इश्यूज, ठीक है। तो देखिएगा, जब इलेक्शन देश में एक बार होंगे तो जो रीजनल इश्यूज होंगे वो उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं हो पाएगा, ठीक है। या उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर कोई वो चल रहा है क्या, कोई बड़ा इशू चल रहा है, तो उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा मिल सकता है और किसी पॉलिटिकल पार्टी को लॉस मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें कि जैसे अभी हमारे देश में प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में श्री राम मंदिर की, ठीक है। तो वहां पर ये एक अभी मई में लोकसभा इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो कुछ लोग इसको इससे भी जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली क्या होगा, इस फिर दूसरे पॉइंट ये है कि इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो अभी इसका कोई फाइनल वो नहीं आया है, तो इसके प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। तो यहाँ पर जो कमेटी है हमारी, जो कि श्री रामनाथ कोविंद जी इसको हेड कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं, उन्होंने लोगों से इसके वो मांगे सजेशंस कि भाई क्या हमें वन टाइम इलेक्शन पूरे देश में कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, ठीक है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। सेंटर एक्सटेंड बैन ऑन सिमी फॉर 5 years फॉर फोमेंटिंग टेररिज्म। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सिमी की फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इस पर बैन लगा दिया गया है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट का कंसर्न ये है कि ये एक अनलॉफुल एसोसिएशन है। अब ये अनलॉफुल एसोसिएशन कैसे है? अनलॉफुल एसोसिएशन ये फाल करती है अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इन 2001। तो ये कानून बना हमारे देश में जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रोक लगाता है या उनको बैन करता है। अब उन्होंने ये कहा है कि जो लोग सिमी में जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उन पर काफी केसेस लगे हैं, ठीक है। और अराउंड 17 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं इन लोगों के खिलाफ, ठीक है। फॉर्मर सिमी मेंबर्स थे लास्ट 5 साल में, जिसमें से 11 लोगों का कन्विक्शन हुआ। तो ये 17 लोगों के खिलाफ केस फाइल किए गए, जिसमें से 11 लोगों का कन्विक्शन हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा वो है, मतलब काफी ज्यादा लोग जो हैं वो गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं एज पर द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और फिर इनके खिलाफ ये भी एलिगेशन है कि इन्होंने विश्व हिंदू परिषद पर रैली में इस तरह के कुछ पत्थर फेंके, ठीक है। और इन लोगों ने जो देश के लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी अफेक्ट किया। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, और ये 10 स्टेट गवर्नमेंट जो है इन्होंने भी रिकमेंडेशन दी है, जिनमें नाम शामिल है आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इन 10 स्टेटों ने भी यह रिकमेंडेशन दी है कि सिमी पर बैन लगाया जाना चाहिए या बैन को एक्सटेंड कर दिया जाना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ दिस 10 स्टेट और गवर्नमेंट के इनपुट के आधार पर हमारी होम मिनिस्ट्री ने इस ऑर्गेनाइजेशन पर नेक्स्ट 5 ईयर के लिए बैन को बढ़ा दिया गया है। नाउ CAA विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अ वीक, रियाइटरेट मिनिस्टर। तो अभी कुछ दिन पहले मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं शिपिंग के, शांतनु ठाकुर, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि पूरे देश में CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो जाएगा, ठीक है। अब पहले हम थोड़ा सा CAA को समझ लेते हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अभी तक हमारे देश में एक कानून है सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब इसमें अमेंडमेंट हुआ फिर 2019 में। ये देश की सिटीजनशिप को रेगुलेट करता है।
सिटीजनशिप पर कानून बनाने का अधिकार केवल पार्लियामेंट के पास है। क्यों? क्योंकि ये जो सिटीजनशिप का सब्जेक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल में फॉल करता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 to 11 दी गया है। ठीक है। और ये पार्ट सेकंड में फॉल करती है। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है। अब ये क्या कहता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट है, इसका एम है टू ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज और क्रिश्चियन। तो इन धर्म के लोगों को, मीन्स हिंदू को, सिख को, जैन को, बुद्धिस्ट, पारसीज, क्रिश्चियन को, फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है। तो जो ये धर्म के लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहते हैं और वो इंडिया आ जाते हैं फ्रॉम 31 दिसंबर 2014 से पहले, उन लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। ठीक है। अब ऐसा क्यों और इन 3 देशों से ही क्यों? तो बेसिकली यहाँ पर ये जो 3 देश हैं हमारे, यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है। ठीक है। तो मुस्लिम मेजॉरिटी है और ये सब जो लोग हैं ये अदर रिलीजन के हैं। तो इन लोगों के खिलाफ कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये स्टेटमेंट, मतलब ये अमेंडमेंट बिल पास किया गया कि इन लोगों को हम अपने देश मतलब भारत की सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कुछ अपोजिशन के जो लोग हैं उनका मानना ये है कि ये एक पॉपुलिस्ट मेजर है सरकार का, क्योंकि अभी अप्रैल और मई में 2024 में क्या आने वाले हैं, वाले इलेक्शन आने वाले लोकसभा के। सेकंड पॉइंट ये है कि जो ये मतुआज हैं, ठीक है, एक सिग्निफिकेंट पार्ट है वेस्ट बंगाल का शेड्यूल्ड एससी पॉपुलेशन का। ठीक है। और ये लोग जो है इनको बांग्लादेश से बुलाया गया था। तो वहां पर इन लोगों से कुछ प्रॉमिस किया गया था कि सीएए को जल्दी ही इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो कुछ लोग, यानी कि जो ममता बनर्जी है वहां की चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की, वो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हैं कि ये एक पॉपुलिस्ट मेजर है और ये वोट लेने की एक ट्रिक है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, इलेक्शंस टू 56 राज्यसभा सीट्स ऑन फरवरी 27। तो 56 राज्यसभा की जो सीट्स हैं उन पर इलेक्शन होंगे 27 फरवरी को। थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं हम। तो जो राज्यसभा के इलेक्शन है, राज्यसभा में 250 सीट है। 250 में 238 का होता है इलेक्शन डायरेक्ट, और 12 जो मेंबर है राज्यसभा के वो नॉमिनेटेड किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है। अब ये 238 के इलेक्शन में एमएलए वोट डालते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो राज्यसभा है वो हमारा ऐसा हाउस है जिसकी ड्यूरेशन 6 ईयर तक होती है, और ये हाउस कभी भी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता जैसे कि हमारी लोकसभा डिसॉल्व होती है। तो देखो, जो लोकसभा है वो हमारी हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन राज्यसभा हमारी कभी भी डिसॉल्व नहीं होती और राज्यसभा कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। लेकिन राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं वो उसमें से 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछता है। मालदीव्स मेन अपोजिशन पार्टी मुल्स इम्पीचमेंट अगेंस्ट प्रेसिडेंट मुर्सी। ठीक है। तो देखिए वहां के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइजू, ठीक है, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है। इसका रिलेशन जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मालदीव गए थे तो उनके खिलाफ वहां के कुछ मिनिस्टर्स ने आपत्तिजनक स्टेटमेंट ट्विटर पर शेयर किए थे। ठीक है। तो उसका भी एक पॉइंट है यहाँ पर। अब अगर हम इंडिया के प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में देखें तो पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इम्पीचमेंट वर्ड है वो केवल प्रेसिडेंट को हटाने के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या हाई कोर्ट के जजेस को हटाते हैं देन वी डू नॉट यूज द वर्ड इम्पीचमेंट, because the word impeachment has only been used for the president of India। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए रिमूवल वर्ड यूज किया गया है। ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपको आता है। ठीक है।
ना कि इम्पीचमेंट। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। हमारे प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है वो आर्टिकल 61 में होता है, ठीक है। और इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग के लिए उनको 14 डेज का पहले नोटिस दिया जाता है। ग्राउंड उसकी क्या है? ग्राउंड उसकी ये है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है। कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिस काम को करना उनकी पावर में नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन उनको अलाउ नहीं करता। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको अलाउ नहीं करता, तो ये उनके एक रिमूवल की ग्राउंड हो सकती है, ठीक है। ये हो गया। और प्रेसिडेंट को हटाने का वो किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, रेजोल्यूशन। So dear students, that's all for today. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.